हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है आप सबों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो जो है आपका बीएससी पार्ट 2 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है पेपर 3 का, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज़ है। और आज के इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ में उससे रिलेटेड जितना भी टर्मोलॉजी होगा सब हम लोग करेंगे। और इस वीडियो से आपका निश्चित रूप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन 20 प्लस रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, और अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। ये वीडियो और भी पहले अपलोड होना था, लेकिन कुछ कारण से ये पहले अपलोड नहीं हो पाया है। तो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं और रात के देखते हैं कितना बजे तक ये अपलोड होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, द वैल्यू ऑफ गामा 5π/2, गामा 5π/2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है आपका गामा 5/2, पहले तो देखोगा इससे एक कम, दैट इज 3/2, फिर इससे एक कम करेंगे तो 1/2, और फिर आ जाता है आपका गामा 1/2 का वैल्यू होता है √पाई। ठीक है, तो ऑल ओवर ये आ गया आपका 3/4 √पाई। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन होता, मान लेते हैं कि गामा 7/2। ठीक है, अगर 7/2 होता तो 7/2 से एक कम से चालू करते हैं, दैट इज 5/2, 3/2, 1/2 और देन पाई, और ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए एग्जाम में आपका जैसा भी क्वेश्चन आए एक एक कम आपको करते जाना है, और लास्टली आपके पास गामा हाफ आएगा जिसका वैल्यू होता है √पाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि गामा हाफ ये हो गया आपका √पाई होता है। ठीक है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि हाफ गामा हाफ इसका जो होल स्क्वायर होता है वो पाई के बराबर होता है, क्योंकि ये √पाई था इसीलिए। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेकंड है, द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी इज, जो कैटेनरी होता है उसका लोवेस्ट पॉइंट क्या होता है। तो अगर हम लोग देखें तो कैटेनरी क्या होता है, पहले यहाँ पर ध्यान अगर दीजिएगा, मान लेते हैं ये दो पोल है। ठीक है, और इन दो पोल के बीच में हम लोग अगर इस तरह से कोई वायर को लटका दे तो ये जो हो गया आपका ये कैटेनरी हो, ये आपका जो सिक्का जैसा रहता है, राउंड 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 किया हुआ, बहुत जगह आप देखे होंगे। इस तरह का शेप मैंने बनाने की कोशिश किया है, वैसे आप चाहें डायरेक्टली इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे भी। तो इसमें हम लोग 3-4 चीज़ होता है जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी, कैटेनरी का जो लोवेस्ट पॉइंट है, तो लोवेस्ट पॉइंट जो कैटेनरी का ये है, इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा वर्टेक्स। इस कैटेनरी का यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ हो जाएगा आपका, ठीक है, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं स्पैन। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं हम लोग स्पैन। ठीक है, इसके बाद ये जो जितना आपका झुका हुआ है, ये जितना आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये जो स्पैन वाला लाइन खींचे हुए और ये वर्टेक्स के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं सैग। तो आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको तीनों को ध्यान रखना है। ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन ये तीनों भी रहेगा, तो ये तीनों के बारे में भी आप जान लीजिए। साथ में एक होता है आपका इंट्रिंसिक इक्वेशन, इसका वो भी आप देख लेंगे, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, और एक होता है आपका कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों आप जो है देख लेंगे, हालांकि इस वीडियो में मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, एक होता है आपका S = C टेंस है, और दूसरा होता है आपका C cos हाइपरबोलिक x/c। क्वेश्चन नंबर 3, ए सीरीज दिस सिग्मा 1/n⁻n, ये एक इन्फिनाइट सीरीज है आपका, 1/1 P, 2/2 जिसको हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज भी बोलते हैं। ये जो सिग्मा आप देख रहे हैं, सिग्मा 1/n⁻p, इसको हम लोग
ऑक्सिलरी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो कह रहा है कि अगर इसमें p का वैल्यू 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 है, तो ये जो इन्फिनाइट सीरीज है आपका ये वाला, वो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। और अगर p का मान 1 से बिगर होता तब ये आपका कन्वर्जेंट होता। ठीक है, तब ये जो सीरीज होता आपका ऑक्सिलरी सीरीज, ये कन्वर्जेंट होता। तो आप दोनों को ध्यान रखें कंडीशन को। तो वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना लाइक किए हुए आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो रह नहीं पाएगा, आप पक्का लाइक कीजिएगा। और 20 लाइक का टारगेट है, कम से कम जो है आप 20 लाइक इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन में। u इज इक्वल टू साइन इनवर्स y बाय एक्स प्लस टेन इनवर्स y बाय एक्स, देन x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ये जो गिवन फंक्शन है, ये जो है x और y में होमोजीनियस फंक्शन है, जिसका डिग्री आपको दिख रहा होगा। इसका डिग्री ऑब्वियसली यहाँ पर 0 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें आप, इसका डिग्री कितना है, 0 है। तो इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये होता है आपका n इंटू यू। ठीक है, दैट इज 0 इंटू यू, और 0 इंटू यू हो गया 0। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 का। ये सारा क्वेश्चन आपका आज का जो 50 क्वेश्चन है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन लिया गया है, तो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा ही। बीटा एम एन, तो बीटा फंक्शन, बीटा और गामा फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। बीटा फंक्शन को हम लोग कहते हैं यूरेडियन फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड, और गामा को कहते हैं हम लोग यूरेनियर फंक्शन ऑफ द सेकेंड काइंड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट काइंड होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है बीटा एम एन का, ये होता है आपका गामा एन बाय गामा एम प्लस एन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, और ये इसका फॉर्मूला नहीं होता है। 6 में आते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी इज। तो ये जो फंक्शन है आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये आपका पॉजिटिवली भी जो हो, इसका मॉड भी जो है आपका कंटिन्यूअस होगा। 7th नंबर है आपका, इफ एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स एफ वाई बोथ आर डिफरेंशिएबल एट ए बी, then fxy is equal to fyx. This theorem was established by Schwarz. ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये जो थ्योरम दिया गया था, ये स्वार्ट्ज के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग स्वार्ट्ज थ्योरम और यंग थ्योरम दोनों का स्टेटमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम था। अब हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट है आपका डार्बॉक्स थ्योरम, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई एफ फाइनाइटली फंक्शन है, ए बी में डिफरेंशिएबल है, फाइनाइटली डिफरेंशिएबल इन ए बी। ठीक है, और एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0, इसका मतलब हुआ कि एफ ए और एफ बी का साइन क्या है, 0 से छोटा है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए टू बी ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। मतलब कहने का ये हुआ आपका कि अगर मान लेते हैं कि अगर मेरा ग्राफ है और ये है मेरा ए और ये पॉइंट है बी, और एफ ए एफ बी का साइन क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस। एफ ए एफ बी का साइन अपोजिट है। ठीक है, मतलब यहाँ मान लेते हैं अगर एफ ए होगा तो एफ बी पक्का जो है इस साइड होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि एफ ए से एफ बी जाने के लिए, चूंकि ये फाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा ही, तो इसको एक बार जो है एक्स एक्सिस कट करना पड़ेगा। मतलब कि एक बार ऐसा मिलेगा एक पॉइंट आपको जिसके लिए एफ डैश सी क्या होगा, तो आपका 0 होगा। एक पॉइंट हमको हमेशा मिलेगा, और मोर देन भी हो सकता है, जैसे कि इस तरह से अगर जाए, यहाँ देखिए 1 2 एंड 3 पॉइंट मिल जाएगा। तो वही दिया हुआ है कि एटलीस्ट 1 पॉइंट मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी 0 हो जाएगा। ये कहता है आपका डार्बॉक्स थ्योरम या इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। रोलेस थ्योरम पर आते हैं हम लोग। रोलेस थ्योरम क्या है आपका, तो इसमें क्या होता है, एक फंक्शन f फिर से दिया हुआ है जो डिफाइंड है ए बी में। ठीक है, इस बार डिफाइंड दिया हुआ है जो कि कंटिन्यूस है ए बी में, डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये 3 स्टेटमेंट, पहला कि कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, दूसरा आपका डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और तीसरा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी।
अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करता है तो रोलेस थ्योरम कहता है कि आपके पास फिर से एक सी ऐसा मिलेगा जिससे कि एफ डैश सी बराबर 0 होगा। ठीक है, ये ध्यान भी आप बात ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपका लेग्रांजेस थ्योरम आता है। लेग्रांजेस थ्योरम में एक स्टेटमेंट कम होता है, इसमें फंक्शन आपका होता है कंटिन्यूअस होता है ए बी में, डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, और तीसरा कंडीशन जो आपका रोलेस थ्योरम में था कि एफ ए इज इक्वल टू एफ पी, इसमें वो कंडीशन नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, तो इसमें भी हम लोग को एक सी ऐसा मिलता है कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, जबकि रोलेस थ्योरम में क्या था कि एफ डैश सी बराबर 0 मिलता था। ठीक है, और इसमें क्या मिलता है एफ बी माइनस एफ ए बाय एफ बी माइनस ए। ऐसा इसलिए कि मान लेते हैं ये इस तरह से रहता है, ये अगर एफ डैश सी है तो ये हो जाता है एफ बी माइनस एफ ए। स्लोप आपको फॉर्मूला पता ही होगा, वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, उसी फॉर्मूला से ये आया हुआ है। ठीक है, और एफ डैश सी मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद कॉचीज मेन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, एक डॉट बॉक्स हम लोग पढ़े, लेग्रांजेस, रॉले, और अब आ गया आपका कॉचीज मेन वैल्यू थ्योरम। इसमें क्या होता है, दो फंक्शंस आता है कॉची में, एक एफ और एक जी, कोई भी आ सकता है, फाई और एफ जो भी आ जाए। वो दोनों फंक्शन क्या होता है, एफ ए बी में डिफाइंड है, और एफ और जी दोनों का दोनों कंटिन्यूस है, दोनों का दोनों डिफरेंशिएबल है। और तीसरा कंडीशन जिसको जिसको आपको ध्यान में रखना है कि जी डैश एक्स जो है 0 नहीं होता है। ये क्वेश्चन अलग से आ चुका है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम का, कि कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कंडीशंस होता है एफ और जी के लिए। तो पहला कंटिन्यूस, दूसरा डिफरेंशिएबल, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है कि जी डैश एक्स जो है ये आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए एक्स जो कि ए बी में बिलोंग करेगा। तो क्या कहता है कि एक सी बिलोंग करेगा इस तरह से कि एफ डैश सी बाय जी डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाय जी बी माइनस जी। एक्चुअली इसमें भी बी माइनस ए दोनों के नीचे आया हुआ है, लेकिन दोनों कैंसिल हो गया, जैसे कि आपका था लेग्रांजेस में यहाँ बी माइनस ए आया है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी बी माइनस ए इसके नीचे भी इसके नीचे भी आया है, लेकिन दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो फॉर्मूला हम लोग को ये मिल गया। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका 1/2 रूट पाई। ठीक है, इसका प्रूफ जो है ऑलरेडी मैंने करवा चुका है, करवा दिया है गामा फंक्शन बीटा फंक्शन में, वहां से आप देख भी सकते हैं। ठीक है, un be always positive and un is equal to l where l is less than 1 then sigma un is। ठीक है, चूंकि ये लेस देन 1 है तो सिग्मा un क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा आपका। द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटनरी, कॉमन कैटनरी का जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है वो होता है एस इक्वल टू सी टेन साई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एस इक्वल टू सी टेन साई इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है। ठीक है, और एक कार्टेशियन इक्वेशन भी होता है, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x y and z देन x डेल यू बाय डेल एक्स, y डेल यू बाय डेल वाई प्लस z डेल यू बाय डेल z, मतलब x y z में एक होमोजीनियस फंक्शन है, और हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। ये आपको यूलर्स थ्योरम है, आपको पता होगा ही, इस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% जो है एग्जाम में आने वाला है इस बार। ठीक है, वो भी एक नहीं 2-3 रहने वाला है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये अगर दिया हुआ है तो ये क्या होता है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से होता है n इंटू यू, वेयर n इज डिग्री ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर क्या है आपके पास, तो यहाँ पर तो सिर्फ सिंपली फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका n इंटू यू। अच्छा, ये जो n इंटू एन माइनस वन इंटू यू, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव हो जाता है, और इसमें क्या होता है किसी एक का डेरिवेटिव करते हैं तो n माइनस वन इंटू यू, तीनों फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा फर्स्ट डेरिवेटिव में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। द इन अ कैटनरी द टेंशन T, ठीक है, ये जो होता है आपका W इंटू वाई होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका आ चुका है। स्टेशनरी पॉइंट विच इज नॉट एक्सट्रीम पॉइंट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। ठीक है, जो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है उसको हम लोग सैडल पॉइंट के नाम से जानते हैं। 1/n टू द पावर p इज कन्वर्जेंट इफ, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं अभी कुछ देर पहले, अगर आप लोग को याद है तो निश्चित रूप से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आप लोग के पास 5 से 10 सेकंड का टाइम है। चलिए देखते हैं।
तो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था कि ये जो इन्फिनाइट, इसको हम लोग कहते हैं क्या है, तो ऑक्सिलरी सीरीज कहते हैं, जो कि आपका क्या है, इन्फिनाइट सीरीज होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे इन दोनों के बारे में भी। तो ये जो है आपका कन्वर्जेंट होता है अगर p का वैल्यू क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, और डाइवर्जेंट होता है जब p का वैल्यू 1 से लेस देन हो या इक्वल हो। ठीक है, लेस देन और इक्वल होने पर डाइवर्जेंट और ग्रेटर देन 1 होने पर कन्वर्जेंट। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेगरी। तो कार्टेशियन इक्वेशन कॉमन कैटेगरी का होता है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाय सी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है घुमा के कि जो कार्टेशियन इक्वेशन होता है कॉमन कैटेगरी का, उसमें किस में रिलेशन होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि x है, y है, ठीक है, x हो गया, y हो गया और c है, ये तीन में आपका रिलेशन होता है। ऑप्शंस इसी बेस पर रहते हैं। और जो आपका इंट्रिंसिक इक्वेशन था, ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे इंट्रिंसिक इक्वेशन s इक्वल टू सी टेन साई, तो इसमें एस सी और साई में रिलेशन होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जैसा एक क्वेश्चन आए उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, इन द कॉमन कैटेगरी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से वहां पढ़िएगा, क्योंकि यही सब वर्ड है जो आपका वहां पर छूट जाता है और आप क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम बहुत ही शांति मन से देना है। ठीक है, और आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छे से दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का संख्या ज़्यादा है तो आप देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पहले जो इजी क्वेश्चन होगा उसको ट्राई कीजिएगा, और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में आप बाकी जो सॉल्व होने वाला क्वेश्चन होगा जिसमें टाइम लेगा वो बनाइएगा। इन कॉमन कैटेगरी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, कहता है कौन सा इनकरेक्ट है। तो अभी तुरंत देखे थे हम लोग y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाय सी, ये फॉर्मूला तो होता ही है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन था ये। ठीक है, अच्छा ये होता है आपका वाई सी एस में रिलेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपका पूछा गया है कि वाई सी और एस में क्या रिलेशन है। तो वाई स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये जो तीसरा देख रहे हैं आप, ये भी आपका करेक्ट रिलेशन है, एक्स इक्वल टू सी लॉग 6 साई प्लस 10 साई। हालांकि इसको फिर से चेंजेबल फॉर्म में भी सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये और भी आ जाता है आपका 10 पाई बाय 4 माइनस साई बाय 2 के फॉर्म में लिखा, आई थिंक ये ब्रेक हो जाएगा। और ये जो है डी, ये जो आपका ऑप्शन है ये गलत है, y इज इक्वल टू सी कॉस साई नहीं होता है। ठीक है, s इज इक्वल टू सी टेन साई होता है। ठीक है, s इज इक्वल टू सी टेन साई, जो कि होता है आपका कार्टेशियन इक्वेशन, सॉरी इंट्रिंसिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 17, दिया हुआ है x पावर m माइनस 1, 1 माइनस x पावर n माइनस 1, वेयर m इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन 0 इज नोन एज। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका बीटा फंक्शन है। ठीक है, और बीटा फंक्शन को हम लोग कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, यूलरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। याद रखिएगा कि बीटा फंक्शन को हम लोग कहते हैं यूलरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। हालांकि यहाँ ऑप्शन से भी आप छांट सकते थे, क्योंकि गामा फंक्शन और सेकेंड यूलरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड दोनों एक ही बात है। तो ये दोनों जब एक ही हो जाएगा और दो ऑप्शन तो होना नहीं है, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गया, तो हो गया ये वाला आंसर। ठीक है, अच्छा इसमें जो एक दो बात और आप ध्यान रखेंगे, इसमें m और n दोनों का दोनों आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी एक जो सीरीज होता है वो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, चाहे गामा फंक्शन हो चाहे बीटा फंक्शन हो, दोनों में जो आपका mn आता है उसमें तो सिर्फ n आता है, तो वो भी ग्रेटर देन 0 होगा वहां पर, और यहाँ पर m और n बीटा में दोनों ग्रेटर देन 0 होगा। तो कहने का तो हम लोगों ने अभी तक 17 क्वेश्चन किया है, लेकिन हम लोगों ने उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रूप से खुश होंगे। अगर खुश हैं तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम फिर अगले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द सीक्वेंस दिस, ये जो सीक्वेंस है वो क्या है। तो ये सीक्वेंस आपका है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। फिर 19 में आते हैं, e पावर माइनस एक्स, एक्स पावर n माइनस 1, n इज ग्रेटर देन 0 इज नोन एज। तो ये जो फंक्शन है ये आपका गामा फंक्शन है। ठीक है, अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया था,
और गामा फंक्शन का एक और नाम क्या है, तो यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। तो यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, ये आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। और एक चीज और ध्यान में रखना है, जो कि हम लोग को यहाँ पर हो जाता है n इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ आपका 0 से इन्फिनिटी होता है, जबकि उसमें हम लोगों में क्या होता है 0 to 1 होता है। ठीक है, हर चीज को आप बहुत ही बारीकी से देखेंगे तो आपको एग्जाम में बनाने में आसानी होगा, और ऑप्शंस को आप एलिमिनेट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर गामा 1 इक्वल टू, तो गामा 1 का फॉर्मूला 1 होता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और गामा हाफ का वैल्यू भी हम लोग किए थे, जो कि आया था रूट पाई, या गामा हाफ स्क्वायर अगर करेंगे तो पाई का स्क्वायर दैट इज पाई हो जाएगा। फिर गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n होता है, ये बात बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n हो जाएगा। जैसे गामा अगर 5 रहेगा, इसको हम लोग लिखते हैं 4 गामा 4। ठीक है, इसको और अगर ब्रेक करना होगा तो 4 इंटू 3 गामा 2, फिर ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2, और फाइनली गामा 1 आएगा। और गामा 1 का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि 1 होता है। इसका मतलब 5 को हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, मतलब कि गामा 5 दैट इज गामा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4। ठीक है, क्योंकि 4 प्लस 1 है और इसी का फैक्टोरियल आता है यहाँ पर 4 4 3 2 1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर से कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जस्ट आगे मैंने दे भी दिया है कि गामा n प्लस 1 बराबर होता है आपका फैक्टोरियल n। ठीक है, फैक्टोरियल n होता है, ध्यान दीजिएगा n प्लस 1 नहीं होता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हो सकता है एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गामा n बराबर क्या होता है। अगर सिर्फ n रहेगा तो उससे एक कम कर दीजिएगा, मतलब कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, उस केस में ये आंसर हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप, ये नहीं कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसी तरह से फटाक से मार दीजिएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा 5-10 सेकेंड, उसके बाद आंसर दीजिएगा। और हाँ, आंसर बनाने के बाद एक बार रीचेक कीजिएगा, उसके बाद कलर फिल कीजिएगा, क्योंकि फिर आप दोबारा उसमें कलर फिल नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग बीटा एम एन में। तो बीटा एम एन जो है आपका, इसका वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि बीटा एम एन क्या होता है, तो गामा एन गामा एम प्लस एन के बराबर होता है। लेकिन इसमें देखिए कुछ और फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक्स पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस 1 के भी बराबर होता है। इसका मतलब दो ऑप्शन हो गया, तो पक्का इसका ऑल ऑफ दीज ही होगा, और इसका मतलब ये भी आपका सही है। तो आप तीनों इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में आगे की ओर। तो लगभग हाफ आवर होने को है, और लगता है हाफ आवर और जाएगा। तो कॉस टू पावर m थीटा साइन टू पावर n थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एज इट इज आप फॉर्मूला देखिएगा। हालांकि इसका पहले प्रूफ आता था, तो प्रूफ तो आने से रहा MCQ में, इसका आंसर ही आप याद रखिएगा, गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 25 z इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये आपका डायरेक्टली फंक्शन आपको होमोजीनियस नहीं दिखे, इसको उस साइड फेंक दीजिए, इसको उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा आपका e टू द पावर z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब इस टाइप का फंक्शन होता है तो यूलर्स थ्योरम क्या कहता है कि इसका जो आंसर होता है वो होता है n इंटू एफ यू बाय एफ डैश यू। यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, इसका जो डिग्री होता है वो n होता है, तो यहाँ पर डिग्री है आपका 2, n के प्लेस पर हो जाएगा 2। फिर एफ डैश यू, तो ये है मेरा u। ठीक है, u आपका ये बन जाता है, तो इसका जब डैश निकालेंगे तो सॉरी एफ यू है तो यही रह जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद भी सेम ही मिलेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम होता है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, रट्टा नहीं मारिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अलग आ सकता है अगले बार आपका। ए सीरीज UN इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ, कहता है एक सीरीज जो है UN वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। तो आप लोग जानते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होता है, जब उसका मॉड जो है वो कन्वर्जेंट हो, तो
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहते हैं। और अगर कोई सीरीज ऐसा है जिसको जो कन्वर्जेंट होता है लेकिन उसका मॉड कन्वर्जेंट नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। और वैसा सीरीज जो कन्वर्जेंट ही नहीं होता है उसको हम लोग डाइवर्जेंट कहते हैं। और वैसा सीरीज जो एक के बाद एक आते जाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेटिंग सीरीज, ठीक है। तो ये सारा सीरीज आप ध्यान रखेंगे, कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, ऑसिलेटिंग क्या होता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होता है, ठीक है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगेन ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कहता है सारा कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, बिल्कुल सही है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग पैरेलल टू आपका x एक्सिस, ये ग्राफ हो गया तो ये कंटिन्यूअस होता ही है। फिर एवरी आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, मतलब जो रखेंगे वही आंसर आ जाएगा। इसका भी ग्राफ अगर खींचेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ आ गया इसका भी कंटिन्यूअस आ रहा है ये ग्राफ। अच्छा, पोलिनोमियल फंक्शन है तो पोलिनोमियल फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होता है, जैसे कि पैराबोला हो सकता है या इस शेप का हो सकता है, मतलब जो भी होगा आपका ये भी कंटिन्यूअस होता है। मतलब इस तीन में से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट हम लोग को नहीं मिला जो कि फॉल्स हो, मतलब कि ट्रू नहीं हो। इसका मतलब मेरा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शंस को एग्जाम में एकदम अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए मैंने जानबूझ के आपको दो क्वेश्चन ऐसा लिया हुआ, एक इनकरेक्ट वाला था और एक नॉट ट्रू वाला था, ठीक है। 28 if sigma un converges to L1 and sigma vn converges to L2 then sigma un plus vn converges to, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा आपका L1 plus L2, ठीक है। 29 नंबर एवरी सेमी कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, कहता है कोई भी सेमी कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट होता है, और कोई अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज होता है तो वो भी कन्वर्जेंट होता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 30 नंबर इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल ए बी देन इट इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल, ठीक है। अगर कोई कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में तो पक्का उसमें बाउंडेड होगा, ये जो है बात 100% सही है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन 1 माइनस 1/2 1/3 माइनस, यहाँ पर आपको प्लस माइनस दिख रहा होगा तो आपको लग रहा है कि ये ऑसिलेटिंग सीरीज होगा, लेकिन एक्चुअली में ये ऑसिलेटिंग सीरीज नहीं है, ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है। ये आई थिंक लेबनिज थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये सीरीज है आपका कन्वर्जेंट सीरीज है। फिर आपका आता है यू एन व्हेन लेट यू एन इज ग्रेटर देन 0 एंड यू एन बाई यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 व्हेन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी देन सिग्मा यू एन इज। तो हम लोग काउचीज थ्योरम से जानते हैं अगर ये 1 हो जाता है तो ये ना तो डाइवर्जेंट निकाल पाते हैं हम लोग, ना ही कन्वर्जेंट निकाल पाते हैं। इसमें क्या होता है आपका जो है टेस्ट ही फेल हो जाता है। थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा इसका, ठीक है। वैसे ये टेस्ट फेल आई थिंक हो जाता है इसका, ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे इसको। फिर आते हैं गामा 3/2 पे, तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग किए ही थे। इसमें क्या होता है इससे जस्ट एक कम करते हैं, इससे कम करेंगे तो 1/2 आएगा और फिर गामा 1/2 आएगा जिसका कि वैल्यू आपका 1/2 और गामा 1/2 का वैल्यू होता है √π, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसी तरह में अगर कोई परफेक्ट नंबर रहता है जैसे कि फैक्टोरियल 5 गामा 5 आ जाए, इसका एक कम होता है जस्ट फैक्टोरियल 4, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 के 12 दूनी 24। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है 1 + 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर, ये क्या होगा, तो ये आपका जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। इफ u इज इक्वल टू 10 वर्ड्स x³ प्लस y³ बाय x माइनस वाई देन x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y, इसका वैल्यू हम लोग को बताना है, ठीक है। तो ये फिर से आपका जो है क्या है यूलर्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हम अगेन क्या करेंगे, इसको उस साइड फेंक देंगे, तो आपके पास मिल जाएगा 10u इज इक्वल टू x³ प्लस y³ बाय x माइनस वाई। अच्छा, इधर वाला का डिग्री अगर आप देख पा रहे होंगे ऊपर 3 है नीचे 1 है, ओवरऑल डिग्री क्या हो गया 3 - 1 दैट इज 2, ठीक है। अब हमको पता करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आता है इसका एक तो ऊपर में आएगा FU और नीचे में आएगा इसका F' U और इंटू N, यही होता है फॉर्मूला जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है हमारा।
तो ये हो जाएगा n की जगह पर 2, फिर एफ यू मतलब हो गया आपका 10u, और एफ डैश यू मतलब 10 का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है हम लोग को। 2 इंटू 10 का हो गया आपका साइन u अपॉन कॉस u इंटू सेक स्क्वायर को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस स्क्वायर u। यहाँ से एक कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हम लोग के पास 2 साइन u कॉस u। ठीक है, और 2 साइन u कॉस u क्या होता है, तो साइन 2u तक का फॉर्मूला है ये। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ एफ एक्स इज होमोजीनियस फंक्शन of x of degree n, then x del f by del x plus y del f by del y is equal to n into f, where n is degree of the function. This theorem is given by Euler। ठीक है, ये तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग को याद हो गया होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिटेल में किया हुआ है। अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, दोनों हम लोग किए थे। 37 नंबर, यहाँ पर हम लोग को निकालना है कि y dy और dx जो है इसका वैल्यू क्या होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेंगे और फिर आप जो है इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे पहले अगर x के रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा x सिंपली, और उस पर हम लोग y/2 और 0 पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर करेंगे 1 से 2, 0 से y/2, तो पहले यहाँ जो dx है इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका y आपका रह जाएगा और इसका आ जाएगा x, और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 0 से y/2। फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा तो y² आएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कोई आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा क्या आंसर आता है, आई थिंक 7/6 या इन दोनों को एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं समय का बचत कर रहा हूँ, और ऑलरेडी रात में 1 से ज़्यादा बज चुका है। ठीक है, फिर है आपका 0 से π/2, 0 टू साइन थीटा r थीटा डी थीटा डी आर, इसका वैल्यू ये भी आपका जो है डबल इंटीग्रल है। इसका आंसर हो जाएगा आपका π/8। यहाँ पर भी आपको एक एक करके इंटीग्रेट कर लेना है। u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इस टाइप क्वेश्चन हम लोग अभी पहले जस्ट सॉल्व कर चुके हैं। इसमें क्या हो जाता है आपका, ये साइन इनवर्स उधर जाएगा आपका तो साइन बन जाएगा, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है n इंटू एफ यू बाय एफ डैश यू। तो n का प्लेस यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो ओवरऑल पावर हो गया 1। फिर एफ यू का मतलब हो गया आपका साइन यू। ठीक है, और इसका डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस यू, तो साइन बाय कॉस होता है 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10u, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मात्र लास्ट का 10 क्वेश्चन बच चुका है तो उसको भी हम लोग कर ही लेंगे। इफ u बी अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, u कोई होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का, तो एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर और प्लस 2xy डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है आपका n इंटू एन माइनस 1 इंटू यू। ठीक है, और एक ये क्या होता है, तो ये होता है सिंपल आपका डेल एक्स बाय डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू यू। दोनों फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला भी होता है जब आप हम लोग एक बार इंटीग्रेट करते हैं किसी को, जैसे कि एक्स डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, तो इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस 1 इंटू यू। 41, इफ u इक्वल टू दिस देन इतना, तो ये हो गया आपका n इंटू यू होता है। यहाँ पर n का वैल्यू मतलब डिग्री एक्स वाई में दिख रहा है तो डिग्री हो गया 2 और 2 गुना u, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक इस टाइप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आप एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड, बिल्कुल सही है। कन्वर्जेंट का मतलब ही हो गया कि वो क्या हो गया, बॉन्डेड होगा। ठीक है, और डाइवर्जेंट होगा तो अनबॉन्डेड होगा, दोनों आप ध्यान रखेंगे। लिमिट 1 प्लस 1/n, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपका e के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ अगर कुछ नंबर आता है तो वहाँ e पावर a हो जाता है। ठीक है, फिर 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये आपका क्या है, तो ऑसिलेटिंग सीरीज है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिग्मा 1/n, ये आपका कन्वर्जेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। फिर लॉग n
log n पे पावर p, ये जो है आपका कन्वर्जेंट कब होगा, जब p 1 से बड़ा होगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे 1/n पे पावर p था, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका आंसर है। लिमिट log x बाय x माइनस 1, तो ये लिमिट का क्वेश्चन है, हालांकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा कर चुका है, पिछले वीडियो हम लोगों ने कर लिया है, फिर भी एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद दिलाने के लिए हम लोग ले लिए। अच्छा, ये यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे यहाँ पर x के प्लेस पर 0 तो 1, यहाँ हो जाएगा log 1 और यहाँ 1 माइनस 1, तो ऊपर भी हो गया 0 और 0, तो ये हो गया आपका 0/0 फॉर्म। और हम लोग जानते हैं कि जैसे ही 0/0 फॉर्म आए तो एल हॉस्पिटल रूल चुपके से हम लोग लगा देते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल जैसे ही लगाएंगे तो log x का होता है डिफ्रेंसिएशन 1/x, और इसका हो गया 1 माइनस 0। और अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 बैठा देंगे, तो 1/1 और 1, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपका 0/0 फॉर्म आए या इन्फिनिटी फॉर्म आए, आप झट से एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंसिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफ्रेंसिएशन, और तब वैल्यू पुट कर देना है। कभी कभी ऐसा होगा कि फिर से 0/0 फॉर्म आएगा, तो आप एक क्या कीजिए, उसको फिर से कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तब तक करना है जबकि 0/0 फॉर्म हट ना जाए। ठीक है, जनरली 1 या 2 बार में आपका हो जाता है 0/0 फॉर्म खत्म या इन्फिनिटी फॉर्म खत्म हो जाता है, फिर वैल्यू पुट करने से आंसर आ जाता है आपका। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए कॉमन कैटेनरी कॉन्टेंट्स, तो कार्टेशियन इक्वेशन कॉमन कैटेनरी में क्या रहता है, y इक्वल टू 6 क्या था, cos हाइपरबोलिक x/c था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, x भी आता है, y भी आता है और c भी आता है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कार्टेशियन इक्वेशन होता है। और वही अगर इंट्रिंसिक इक्वेशन होता तो s इक्वल टू होता है c tan psi, तो s और c में दोनों इक्वेशन होता है, अगर psi ऑप्शन देगा तो psi भी आ जाएगा। 49 द सीरीज सिग्मा un is said to be conditionally convergent। ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब एब्सोल्यूट कर रहे थे। एब्सोल्यूट में क्या था कि किसी का un भी कन्वर्जेंट और उसका मॉड भी कन्वर्जेंट, लेकिन अगर ऐसा हो कि un तो कन्वर्जेंट हो लेकिन उसका जो मॉडुलस हो वो डाइवर्जेंट हो जाए, तो हम लोग कहते हैं उसको कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, ये आप बात आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग अपने सबसे लास्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंसी। ठीक है, तो ये यूनिक होता है आपका, ये थ्योरम होता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो उसका जो लिमिट एग्जिस्ट करेगा वो एक ही करेगा कोई ना कोई, तो नंबर ऑफ लिमिट कितना आ जाएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया और अभी तक आप बने हुए हैं तो वीडियो को निश्चित रूप से जो है आप लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा करेंगे, बस शांत दिमाग से आपको बैठकर एग्ज़ाम देना है। ठीक है, और इधर उधर ज़्यादा ताका झाकी करने से कुछ विशेष फ़ायदा नहीं है, आपका अपना पढ़ा हुआ ही ज़्यादा काम देगा। और इस वीडियो से मुझे ऐसे लगता है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है हेल्प मिलने वाला है, और अगर कुछ हेल्प मिलता है इस वीडियो से तो आप एग्ज़ाम के बाद ज़रूर जो है बताइएगा, जिससे कि मैं पेपर 2 के लिए आपको जो है फिर से प्रिपेयर कर सकूं। ठीक है, अगर आपका इससे क्वेश्चन कुछ भी हेल्प होता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, आपका पेपर 2 में भी मैं हेल्प ज़रूर करूँगा, इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।